उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। दोस्तों नमस्कार। उजाले उनकी यादों के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अटेंशन! जी क्या कहा? हमने कहा अटेंशन! हम किनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं? हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। ये हैं असरानी साहब, अपने दौर के जाने माने हास्य अभिनेता, और इनसे बातचीत की है केत हांडा ने। जिस तरह मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि सेकंडों की इकाई जुड़ी हुई है मिनटों से और मिनट जुड़े हुए हैं घंटों से, और इसी तरह इस वक्त की खास इकाई में हमारे साथ जुड़ी है एक खास शख्सियत। जी हां, हम सभी से रूबरू होने पाए हैं भारतीय हिंदी फिल्म जगत सिनेमा से वो बेहतरीन कलाकार जिन्होंने 400 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनके अभिनय का अंदाज, उनके किरदारों के संवाद हमारे दिलों में कुछ यूं बसे हैं कि फिल्मों का नाम आपके जहन से एक मर्तबा शायद निकल जाए, लेकिन उनके निभाए हुए किरदार, उनके संवाद आपकी शख्सियत में, आपके दिलों में हमेशा बने रहेंगे और एक छाप के साथ हमेशा आपकी आंखों के सामने उजागर होते रहेंगे। दोस्तों 5 दशकों से भी ज्यादा अलग अलग किरदारों में हमें एंटरटेन करते आए हैं भारतीय हिंदी फिल्म जगत सिनेमा में एक ऐसे माइलस्टोन जिन्हें देखकर हजारों करोड़ों लोग इंस्पायर होते हैं और ये बात मन में ठान लेते हैं कि अगर आप में जज्बा है तो आसमां से सफर उस उड़ान की तरफ लिया जा सकता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं द लीजेंडरी एक्टर श्री असरानी साहब की, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। असरानी साहब का बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल इंडिया रेडियो में मैं शुरू से हूँ, ये आकाशवाणी मेरे बचपन से है, तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं सब सुनने वाले भाइयों बहनों को, बुजुर्गों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आपको इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, और मेरा भी है। थैंक यू। थैंक यू सर। सर कहते हैं जब बहुत ही पुराना और खास नाता है हमारा आपसे, और एक आपसे बात करने का मतलब एक परिवार का मेंबर जिसे हम बहुत मर्तबा बाद मिले हैं। जैसे आपकी जो जर्नी शुरू हुई एक वॉइस ओवर से शुरू हुई ऑल इंडिया रेडियो में, तब से लेकर आज आपकी जर्नी जो है इस मुकाम पर है कि आज आपकी जो एक इंटरव्यू, आपकी इतनी लंबी जर्नी 50 सालों में, इतनी सारी फिल्में, इतने सारे किरदार, आज ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से हम चाहते हैं एक बार वापस से ताजा करना। तो जानना चाहेंगे उस पहले एरा के बारे में जहां से जर्नी शुरू हुई थी आपकी। ये ऑल इंडिया रेडियो का पहला जो चरम था, जो पहली आपका स्टेप था, वो कैसी जर्नी शुरू हुई? ये बहुत कमाल का है कि मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि जयपुर में एक रेडियो स्टेशन खुला, वहां से शुरू हुआ। जी। उस वक्त आपके सूचना प्रसारण मंत्री थी डॉक्टर बीवी केसकर। जी। मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्कूल में था, 1954-55 की बात है। जी। तो बोला गया कि साहब बच्चों का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जी। तो मैं चला गया देखने के लिए। देखा तो छोटा सा एक छोटी जगह थी जहाँ से प्रोग्राम शुरू हुआ, और दिल्ली से लोग आए हुए हैं और बोले रेडियो स्टेशन है जयपुर में पहली बार खुल रहा है। तो मैंने कहा क्या करें, ऑडिशन दें, क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं बच्चों के प्रोग्राम में चला गया। जी 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 जी। और बच्चों के प्रोग्राम में मुझे एक पॉइंट पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया देख के। जी, रिजेक्ट कर दिया कि भाई आप कहाँ से हैं? मैंने कहा स्कूल से। स्कूल नाम बताया स्कूल का। नहीं आपके नाखून बड़े हैं। अच्छा जी। तो मैंने कहा वॉइस टेस्ट है, ये नाखून का टेस्ट है, समझ नहीं आया। जी। मैंने बोला सर हाँ नाखून, पहले नाखून काट के आओ। अरे मतलब बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझा नहीं, घर जाके मैं थोड़ा समझ नहीं आया कि नाखून, तो मैं बाद में समझ में आया कि वो चाहते हैं कि आप जब अंदर करें कि स्टूडियो में, एक ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में एंटर करें, तो बच्चों को सफाई का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल सही बात की, बिल्कुल स्वच्छ भारत अभियान है। और जी उस वक्त की बात बता रहा हूँ। तब तो फिर मैंने नाखून कटवाए, सफेद जुराब पहने, जूतों पे पॉलिश की, स्कूल का यूनिफॉर्म अच्छे धुलवा के पहना, इसलिए करके गया। अच्छा। बोले यस अब आइए आप। अच्छा। और हमारा टेस्ट हुआ। टेस्ट हुआ गाने का। और उस वक्त फिल्मों के गाने चलते थे। जी। तो मैं बोले किस चीज में तुम गाना गाते हो, एक्टिंग करते हो, या रोते हो, डांस करते हो, क्या करते हो? क्या करते? मैंने कहा हम तो सब करते। तो बोले सब करके दिखाओ। तो फिर आपने फिर गाना शुरू किया हमने। एक फिल्म आई थी उस वक्त, सब गाना गाते थे। जी। फिल्म का नाम था नागिन। जी। नागिन, जिसमें नाग की बीन बजती थी। अच्छा। जी जी। मंडोले मेरा तन डोले। अच्छा। ऊंची ऊंची दुनिया की दीवार, कैसे करते करते गाना, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जो सिनेमा का दौर जो था, उस ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा का दौर था।
और उन्होंने बोला कि ठीक है, वॉइस तो ठीक है तुम्हारी, गाने के तो गाना तो जमेगा नहीं। अच्छा फिर हमने कुछ वो एक पैसेज पढ़ के सुनाया छोटा मोटा। जी। तब उन्होंने बोला कि ठीक है, बच्चों के प्रोग्राम में। और आपको बताऊं, जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ बच्चों का, ऑल इंडिया रेडियो में उस वक्त जी एक कैरेक्टर मुझे मिला जिसका नाम था चोंच। चोंच मतलब तो हर चीज में चोंच उड़ाता है। जी जैसे कि परिवार का प्रोग्राम जी, हो रहा है, भाई साहब हैं, कोई दीदी है, उसमें चोंच उड़ाएगा, चोंच आएगा। तो पतली आवाज करके वो इतना पॉपुलर हुआ कि उसको स्टेज पे लाना पड़ा बाद में। क्या बात। तो यहाँ से शुरू हुआ, मतलब आवाज से एक जर्नी जो आपकी शुरू हुई, वो एक चेहरे जो है लोगों से मुखातिब होने का जो रहा, वो ये सिलसिला रहा। वो बिल्कुल यही रहा। और मैं आपको एक और बता दूं कि मैं अपने रेडियो स्टेशन से मुझे जो पैसे उस वक्त मिलते थे, जी 5 रुपए से शुरू हुए थे हम लोग जी। 5 रुपए भी बहुत बड़ी बात थी जी बिल्कुल। मेरे स्कूल की फीस थी 1 रुपया। अच्छा तो 4 और बचते थे। जी। तो आप देखिए, जी। साथ साथ ऐसा हौसला हुआ, रेडियो स्टेशन ने मुझे जी। अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया, न सिर्फ मुझे और कई बच्चों को भी। साथ साथ मैंने स्कूल की पढ़ाई की, वॉइस कल्चर सीखा, और धीरे 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 मैं फाइनली अडल्ट ड्रामों में आना शुरू हो गया। और इन्हीं पैसों को इकट्ठा करके मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंचा, जहां मैंने एडमिशन ली, और जहां से फिर स्ट्रगल शुरू हुई। आज आपके सामने एज एन एक्टर बिकॉज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच। अरे सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं जो असरानी साहब से जाननी है। 5 दशकों से जुड़े हैं, हर दशक में क्या बदलाव हुआ है। एक नया माध्यम भी जुड़ा है, इंटरनेट। परमानेंट रूममेट्स 2016 असरानी साहब। समझ रहे हैं आप, एक जो एरा चला है 60s 70s 80s 90s, फिर 2000 का जब दशक शुरू हुआ तो एक जब नया माध्यम जुड़ा, और एक जब उसके बारे में जानेंगे कि उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा, हर दौर में क्या बदलाव हुआ। लेकिन फिलहाल अभी उन्हीं की फिल्म का एक गीत सुनते हैं जो है चला मुरारी हीरो बनने से, और कहते हैं मुरारी जी की कहानी, मुरारी जी की जबानी जानेंगे असरानी साहब के साथ, केत हांडा। ना जाने दिन कैसे जीवन में आए हैं, ना जाने दिन कैसे जीवन में आए हैं, कि मुझसे तो बिछड़े खुद मेरे सारे हैं, ना जाने दिन कैसे जीवन में आए हैं। क्या सोचा था, क्या थी उम्मीदें, जिसके लिए भी मैंने खो दी आँखों की ये नींदें। क्या क्या सोचा था, क्या थी जिसके लिए भी मैंने खो दी आँखों की ये नींदें, उसी से दुखों के तोहफे ये पाए हैं, ना जाने दिन कैसे जीवन में आए हैं। चला मुरारी हीरो बनने, आपने सुना इस फिल्म का वो गीत जो वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग रहा है इस फिल्म का। इस वक्त का एक एक लम्हा हम थामना चाहते हैं, क्योंकि असरानी साहब से मुलाकात एक अरसे बाद हुई है। असरानी साहब, वापस एक बार वेलकम बैक आपका। जी थैंक यू वेरी मच। असरानी साहब, जैसे बात चल रही चला मुरारी हीरो बनने, तो बेसिकली इसे हम एक कॉम्प्लीमेंट कहें या एक व्यंग कहें, क्या है इसके पीछे हकीकत, क्या क्यों रखा है टाइटल फिल्म का? वो ये इसलिए कि चला मुरारी, हर आदमी को हीरो बनना है तो चला। मैं एक्चुअली इंस्पायर हुआ था फिल्म गुड्डी से। जी गुड्डी में मैं ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने मुझे चांस दिया था, जिसमें एक गांव से लड़का आता है एक्टर बनने के लिए बम्बई, और यूनियन आर्टिस्ट बन जाता है और वापस गांव चला जाता है।
तो स्ट्रगल जो संघर्ष करने वाले लड़कों की कहानी, नौजवान बिना सोचे समझे चले आते हैं, बिल्कुल चले तो इसे चला मुरारी हीरो बनने, हाँ। ऐसे करने आया। तो अब देखो हुआ क्या, उसका असर क्या, उसका हाल क्या हुआ, क्या बात है। दरअसल हुआ क्या, जी 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 एक मोमेंट ऐसा आया कि जिसमें मुझे सिर्फ कॉमेडी के रोल मिलने लगे। जी 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 तो मैं करते करते थोड़ा एक जगह मोमेंट पे मुझे लगा कि क्या किस रट में न फंस जाऊं। जी जी एक ठप्पा लग जाता ना, एक दो बिल्कुल। पीछे ने आपकी अगर चल गई, कॉमेडी के रोल में चल गई, तो लोग बोलेंगे बस आपको, जैसे शोले में चल गई, तो वो आज तक मुझे लोग बोलते हैं यार शोले वाले ही करो तुम। अटेंशन, हमने कहा अटेंशन। सर वो तो पहले ही से अटेंशन है। हम जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं। कैदियों, कान खोल कर सुन लो। हमारे आने से पहले जो कुछ इस जेल में होता रहा है, वो जब तक हम हैं नहीं चलेगा। नो 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 नो। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं, जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हाँ, हम अच्छी तरह जानते हैं तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे? हैं? हम जानते हैं आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए हमारी हर जगह से कुछ दिनों में बदली हो जाती है। लेकिन हमारी इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। हाँ, इसलिए याद रखो, ये मत समझना कि जो कुछ तुम करते हो उसकी खबर हमको नहीं मिलती। हमारे जासूस इस जेल में चारों तरफ फैले हुए हैं। घड़ी घड़ी की रिपोर्ट हमको मिल जाती है। हमारे जाने बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये क्या? परिंदा हुजूर, कबूतर हमारी आंखों कबूतर। की आज के लिए इतना काफी है। अब तुम लोग जा सकते हो। चलो। तो उस वक्त ठप्पा लगने का डर था मुझे जी। तो फिर मैंने सोचा क्या करूं, क्या? तो अपनी एक गुड्डी से इंस्पायर होकर मैंने कहानी अपने आप भी बनाई। जी। एक अच्छे डायरेक्टर को पकड़ा, एक राइटर को पकड़ा, उनको बताया कि ऐसा कुछ हम एक करना चाहता हूँ, संघर्ष करना चाहते हैं नौजवान, और उनकी हालत क्या होती है। तो मुझे उन्होंने बोला ठीक है कर सकते हैं आप जी। तो थोड़ा लीक से हटके मैंने कोशिश की। बिल्कुल। वो फिल्म चल गई और काफी लोगों को पसंद आई, लेकिन बाद में क्या हुआ, लोगों ने मुझे काम देना बंद कर दिया कि ये तो डायरेक्टर बन गया और हीरो बनेगा नहीं, कि हीरो लगता नहीं। जैसे मैं एक डायरेक्टर के पास चला गया था, मैं जब फिल्म शूट में अपनी फिल्में बनती थी वहां पे 10-10 मिनट की डायरेक्शन कोर्स की, उसमें हम काम करते थे। तो वो फिल्में 5-6 डब्बे लेके मैं बॉम्बे आता था। मतलब लिटरली जैसे हम आज की तारीख में सीडी का दौर चलता है या वैसा आप उस दौर में मतलब डब्बे लेके डब्बे में फिल्म होती थी 10 मिनट की रील। अच्छा। और हम दफ्तर ऑफिस, फिल्मों के ऑफिस पहुंचते थे। ये चोपड़ा के ऑफिस चले गए, एल वी प्रसाद जी के चले गए, यहाँ चले गए। तो एक बेचारे बड़ी दया डायरेक्टर को, उसने बोला क्या है तुम्हारे पास? मैंने सर डब्बा है, आप देखो सही जी। तो बोले ठीक है दिखाओ। देखने के बाद उसने बोला यार तुम हीरो लगते नहीं, विलन तुम लगते नहीं, कॉमेडियन हमारे पास बहुत है, चरित्र अभिनेता भरे हुए, हीरोइन की कमी नहीं, अब क्या रोल दूं आपको बताइए। अब वो वाकई उसका कहना उस वक्त तो मुझे लगा बुरा, मगर क्या बात सही थी, क्योंकि हम लोग उस वक्त डेवलप फिल्म इंस्टीट्यूट से नए आए, ऐसा मेकअप करके सब करके आज कचरे से लोग, पर्सनैलिटी कुछ नहीं, तो यहाँ आके डेवलप करना पड़ा। जैसे रियल कैमरा फेस किया हमने, गुड्डी से शुरू किया, जब ऋषिकेश मुखर्जी ने मुझे रोल दिया गुड्डी में, फिर गुलजार साहब ने दिया, उसके बाद तो फिर धीरे धीरे पर्सनैलिटी जब डेवलप होती है, स्क्रीन प्रेजेंस आती है, आप में कॉन्फिडेंस आता है, तो धीरे धीरे ये चीज हमने फिल्म इंस्टीट्यूट में सीखी धीरे धीरे। और जब रियल कैमरा फेस किया तो फिर आप देखिए फिल्म फेयर के 2 अवार्ड, उसके अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड, शर्मा सुषमा अवार्ड सब मिलते गए। बिल्कुल। मगर मैं बताऊं आपको जी, डिप्लोमा करने के बाद 2 साल के बाद मुझे 8 साल बंबई में संघर्ष करना पड़ा। पूना से मैं आता था, बाद में लेक्चरर बन गया वहाँ पे, जो सेम कोर्स में पूना फिल्म इंस्टीट्यूट जो था, वहाँ पे हमने इंस्ट्रक्टर बन गया, ताकि मैं सर्वाइव, जैसे रेडियो से मैं सर्वाइव हुआ, वो भी गवर्नमेंट जी बिल्कुल सरकारी है। तो वहाँ से मुझे लेक्चर के पैसे मिलते थे, वो पैसे लेके टिकट लेके बॉम्बे डब्बे लेके घूमना, वापस जाना। तो फिर मैंने कोचिंग की है शत्रुघ्न सिन्हा से लेके शबाना आजमी तक 8 साल, 2 साल का डिप्लोमा और 8 साल हमने कोचिंग की। जितने एक्टर आपको दिख रहे हैं ये सब वहां से शुरू हुए। मिस राधा और मिस दूधवानी, आप लोगन को शक है ना कि हम दूध में पानी मिलाते हैं? बिल्कुल। इसलिए हम भैंस को आपके सामने दोहने के लिए लाए हैं।
तो म्यूजिक का प्रोग्राम हो रहा है बाबा। अजी बात यह है कि जहाँ हमारा तबेला है ना, पास में ही एक डिस्को है। तो 24 घंटे उसमें म्यूजिक बजता रहता है और ये सुनती रहती है। हाँ, और अगर डिस्को म्यूजिक बंद कर देना तो ये दूध देना भी बंद कर देगी। क्या बात करता है? अरे और तो और, इसको हमको रोज शाम को पड़ोसी के घर ले जाना पड़ता है। वो क्यों? टीवी का प्रोग्राम देखने के लिए, और दूरदर्शन के समाचार भी बड़े मजे से देखती है। ये लो दूध और डट के पियो। अब तो मन में शंका नहीं है ना? नहीं नहीं। अरे गरीब आदमी की शराफत पे शक मत किया करो, पाप लगेगा। आकाशवाणी की बड़ी बहन दूधवाणी। क्या बात है। तो सर बेसिकली बचपन के अंदर की ये तय हो गई थी बात कि आपने जो है तालीम हासिल करनी, क्योंकि उस वक्त पे गाइड किसने किया आपको कि आपको ये फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, आपको ऑल इंडिया रेडियो में जाना चाहिए? कोई आपने खुद से ही जो है इसकी पहचान ढूंढने के लिए कि भाई मुझे, मतलब एक होता ना बचपन में इंसान एक तय कर लेता है जो यार जैसे ख्वाब हम देखते हैं, वो जब फिल्म स्क्रीन पर देखते हैं, कानों में सुनते हैं रेडियो की आवाज, तो तय कर लेते हैं। या फिर ऐसा होता है हमारे परिवार का कोई हिस्सा उनसे जुड़ा हो, हमारे दोस्त यार जुड़े हो। तो आपकी जो जर्नी की जो ये गाइडलाइंस है, क्योंकि आपने इतनी तालीम ली, उस वक्त अगर मैं हीरोज की बात करूं तो ज्यादातर हीरोज ने किसी बड़े इंस्टीट्यूट से तालीम नहीं ली, और आपने इतनी तालीम लेने के बाद में 8 साल संघर्ष किया, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूंगा आपसे। नहीं, स्कूल से शुरू हुआ एक्चुअली। हम लोग जब स्कूल का छोटा मोटा स्कूल का फंक्शन होता था, तो मैं 2-3 स्कूलों में, पहले एक स्कूल में थोड़ा मैं ऐसा कुछ अच्छा सा लगता हूँ, तो मुझे हीरोइन का रोल दे दिया किसी ने कि आप हीरोइन बन। तो सैंडल वैंडल पहन के, साड़ी वाड़ी पहन के, टीचर मुझे बोली तो लगती हीरोइन। अरे मैंने कहा बाप रे। फिर किसी दूसरे स्कूल में गया तो बोले तुम जोकर लगते हो, तो जोकर का रोल दे दिया। मैं जोकर का कपड़े पहन, जो सर्कस में घूमते हैं वैसा कुछ कर लिया। फिर धीरे धीरे जब एक मैं इंग्लिश स्कूल में एक आया, उन लोगों ने देखा कि यार तुम कविता पढ़ सकते हो, तो कुछ टीचर्स ने एनकरेज किया। टीचर्स के एनकरेज से जब मैं रेडियो स्टेशन पे गया, वहां से जब मुझे लगा कि वॉइस के थ्रू हम एक्टिंग कर सकते हैं, बट व्हाई नॉट बॉडी के थ्रू। बॉडी के थ्रू पर हमको जाना पड़ा। जब मैंने किसी ने मुझे बताया कि फिल्म इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, गवर्नमेंट ने खोला है, डायरेक्शन, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग, फोटोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग, वहां जाकर मेरा पहला बैच 1963 से लेके 1965 पहला बैच था हमारा। वहां जाके मालूम पड़ा कि सिर्फ वॉइस से काम नहीं चलेगा, ये तो कैमरा भी है सामने। तो वहां से आप कॉस्ट्यूम, वहां से आपकी ग्रूमिंग, वहां से आपका मेकअप, वहां से एक्टिंग का जो दौर शुरू हुआ, तो लोगों ने बताया कि भाई बात तो सही है। अशोक कुमार, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार के बाद कोई ट्रेनिंग नहीं थी, मगर उनको 5 साल लग गए कैमरे के। पहली फिल्म से लेके आप उनकी बाद की फिल्म देखिए, 5 साल लगे, हमको 2 साल लग गए। 2 साल लगे। तो ये ट्रेनिंग बड़ी काम आई। मैं चाहता हूँ लोग असरानी के एक्टिंग स्टूडियो में आए, मैं वो ट्रेनिंग दूंगा जो इतने लोगों को दी गई है। सर एक बात कहना चाहूंगा अपने सभी लिसनर से, जितने भी यंगस्टर इस समय सुन रहे हैं, बताना चाहूंगा कि 5 दशकों का एक्सपीरियंस, 50 साल में 400 फिल्में, अलग अलग किरदार, जितनी तालीम की बात करी असरानी साहब ने, कि इतनी तालीम लेने के बावजूद उन्हें 8 साल का संघर्ष उस वक्त में करना पड़ा था। तो अगर आप आज उस संघर्ष से कहीं ना कहीं अपने आप को बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं पूरा तैयारी होकर इस मैदान में आए और अपने आप को एक बड़े स्क्रीन पर पाएं, उसके लिए जो है एक बहुत ही अच्छी मुहिम जो है वो असरानी साहब ने शुरू करी है। कहते हैं कि अगर हुकुम का इक्का आपके पास है तो बाजी आपके पास है। अगर एक्टिंग की बाजी यानी एस ऑफ आर्ट को आप जानना चाहते हैं तो इस शो से बने रहिए, क्योंकि अगली लिंक में मैं बात करने वाला हूं एक्टिंग स्कूल के बारे में जो है असरानी साहब का। और फिलहाल किसी ने उनसे कहा था कि तुम्हारी गायकी अच्छी नहीं है, अगला गाना मैं बजा रहा हूं उन्हीं की आवाज में, आप बताइएगा कि उनकी गायकी कैसी थी। रामा डर लागे अपनी उम्र यहाँ से, हो रामा डर लागे, फूक फूक कर पाँव धरूं मैं फिर भी पायल बाजे, हो रामा फिर भी पायल बाजे। अरे फूक फूक कर पाँव धरूं मैं फिर भी पायल बाजे, हो रामा फिर भी पायल बाजे। सैया जी के घर का कोई खड़ा मोरे दरवाजे, हो सामा खड़ा मोरे दरवाजे। चले जवानी पीछे पीछे चले जवानी, अरे चले जवानी पीछे पीछे बचपन आगे आगे, रामा डरे लागे, रामा डर लागे अपनी उम्र यहाँ से, रामा डर लागे और सामा डर लागे। अंग में चंदन महके ये कैसी ऋतु आई, हो रामा ये कैसी ऋतु आई। अरे अंग अंग में चंदन महके ये कैसी ऋतु आई, हो रामा ये कैसी ऋतु आई।
चाहे जैसी हवा चले पर मोह लगे पुरवाई हो सामा, मोह लगे पुरवाई। नैना दिन भर सपना देखे नैना, अरे नैना, अरे नैना, अज नैना दिन भर सपना देखे, काजल रात को ढाके रामा करे लहागे, रामा डर लागे अपनी उमरिया से, रामा डर लहागे, अरे रामा डर लहागे, अरे गामा डर लहागे। डर कितने प्रकार के होते हैं उनको भावों में देखिए। लज्जा, ईर्ष्या, क्रोध, लागे अपनी उमरिया से, रामा डर लागे, अरे सामा डर लागे, अरे गामा डर लागे, रामा डर लागे अपनी। डर लगे, लगता है आपको कि असरानी साहब को किसी डर लगता है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर कोई इंसान 50 सालों से 5 दशकों से हमारे दिलों में एक खास जगह बनाए हुए है तो वो डर नहीं, हमारे दिलों के जज्बात हैं और उनकी अभिनय के वो अंदाज हैं, उनके संवाद हैं। जो असरानी साहब जैसे बात हो रही थी कि इस गाने से जुड़ी हुई, आलाप से जुड़ी हुई, बच्चन साहब और हमने आपको एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखा, तो इस एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। अमिताभ जी के साथ तो मैंने अभिमान पिक्चर भी की थी, नमक हराम भी की थी जी। और ये आलाप फिल्म ये बंगाल के किसी कहानी पे बेस्ड थी, मगर ये बड़ी सटल फिल्म थी, लोगों को समझ में नहीं आई और उनको लगा अमिताभ बच्चन एक तांगा चलाने वाला है। फादर उनका बड़े रईस थे जी। मगर वो कुछ झगड़ा हो गया तो मैं उनको तांगा चलाना सिखाता हूँ जी। तो इस रोल में लोगों को उनको समझ में आया कि उनको लगा कुछ, बाद में उनकी इमेज चेंज हुई जी। बाद में तो एंग्री यंग मैन और ये और बदला लेने वाला वो सब शुरू हो गया। शुरू में ये बड़े सोबर रोल थे तो और ऑडियंस रेडी नहीं थी, उनको लगा यार ये कैसे लंबा सा आदमी, लंबे लंबे बाल जी और बड़े बड़े टांगे, ये कैसे एक्टर कैसे बन सकता है। सर उस वक्त एक्टिंग का क्या मायना था? एक तरफ कभी आपको देखकर उन्होंने कुछ इस तरह के व्यंग कहे, फिर एक तरफ लंबा कहे, तो एक्टिंग एग्जैक्ट परिभाषा क्या थी उस वक्त पर? एक्टिंग की परिभाषा थी ग्रेगरी पेक जी, देवानंद, हैंडसम जी, राज कपूर, जितने भी धर्मेंद्र जी, मनोज कुमार, विश्वजीत, ये वो फेसेस थे जिनको देखने के लिए लड़कियां बोली अरे यार ऐसा पति मुझे मिल जाए। ऐसा लंबा पति नहीं, ठेगना पति नहीं, हम लोग रिजेक्ट लोग थे, इसलिए लोग रिजेक्ट करते थे। और आज वही दोस्त आपको सर सिलेक्ट करते हैं। 400 फिल्में तभी करें क्योंकि आपने उन लोगों ने ही आपको सिलेक्ट किया जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया। एक्चुअली दर्शक चेंज हो जाता है। ये आलाप का जो गाना था आपने सुना, ये मैंने मजबूरी में गाया। मुझे बुलाया गया था ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने कि यार वो जयदेव जी इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, किशोर कुमार आने वाले हैं, तो बीच में तुमको तांगे वाले तुम रोल कर रहे हो ना, तो तांगे वाले की आवाज लगाना, ए बहन जी हट जाओ, ए भाई साहब हट, अरे हट रे, ए घोड़े चल मेरे बेटे, ऐसा कुछ था जी। मगर जब हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे तो किशोर कुमार आए नहीं थे जी, काफी देर हो गई। ऋषिकेश मुखर्जी बोले भाई क्या करना है, क्या करें यार, बोलो पता करो। पता किया, बोले थे कहीं फंसे हुए हैं, क्या है नहीं आया, समझ नहीं आया। तो उनको थोड़ा अपसेट हो गए। वो आके बोले जयदेव जी ये गाना असरानी गाएगा। मैं डर गया, मैंने कहा सर मुझे तो आवाज लगानी है, सर आवाज हट जाओ भाई हो। कहता काय का डर, तुम तांगे वाला है ना। मैंने कहा तो तांगे वाला कैसे गाएगा? मैंने कहा तांगे वाला जैसे जो गाते हैं वैसे गाओ, बिना डर के, तांगे वाले के तरह। मुझे डर लागे ना मना ना ना। अच्छा जयदेव जी डायरेक्टर मुझे बोले ठीक है असरानी तुम गाओ। बजाय 1-2 रेसल की तो जैसा आप सुन रहे हो गा दिया। सर आपने इस फिल्म में और भी एक गाना गाया जो है बिनती सुन लो मेरी, अगर तो वो गाना भी मतलब अगर एक तो चलिए मैंने मान लिया सिचुएशनल के दौरान था, ये दूसरा गाना जो था बिनती सुन लो मेरी, ये वाला गाना कैसे डेवलप हुआ? फिर ये भी चढ़ाने के लिए था। वो क्या है जी गाना तो आता नहीं, तो जो रियल गाने वाली है वो चिढ़ती है, ये तबला बजा के गाता रहता है, तो उसको मोहल्ले से बाहर करो,
तो इसलिए मैं गाता, वैसे गवाएगा, ठीक है बिल्कुल वही करो तुम जो तांगे वाले ने गाया था। अच्छा, ऐसा करके निकल गए। सर जैसे आपने बात कही कि आपने उस वक्त में बहुत सारे कॉमिक्स रोल करे और एक छाप ना पड़ जाए, तो उसके बाद में एक फिल्म आई खून पसीना जिसमें आपने एक सीरियस रोल किया था सर। तो उसमें उस वक्त आपकी कोई इमेज चेंज हुई? कोई इतनी सारी कॉमेडी फिल्में करने के बाद में एक ऐसी फिल्म जिसमें सीरियस रोल, तो अगर आप उस फिल्म के बारे में कोई बातचीत शेयर करना चाहें अगर आपको लगे। एक चीज गुलजार साहब ने बोली थी जी जी, जब वो फिल्म बना रहे थे, एक फिल्म का नाम कोशिश जी, कोशिश में संजीव कुमार और जया बहादुरी हैं जो दोनों गूंगे बहरे हैं। गूंगे बहरे हैं, आपने देखी नहीं होगी शायद। जी जी, वो जापानीज फिल्म बनी थी जी, और मैं जया बहादुरी का भाई बना हूँ जी। उसमें मेरे ख्याल संजीव कुमार जी साइकिल लेके जाते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं। जी मैंने देखी जी, एग्जैक्ट देखी होगी आपने। मगर दोनों बहरे गूंगे हैं और रात को बरसात होती है तो मेरी वजह से उनका बच्चा मर जाता है। क्यों? बच्चे को छोड़ दिया गया, वो रोता रहता है और मैं जुआ खेलता रहता, ऐसा कुछ रोल था। पिक्चर देखने के बाद विनोद खन्ना मुझे बोले यार रसाने तुमने बहुत अच्छा काम किया, वेरी नाइस। मगर बाकी लोग बाहर लड़के लड़कियां बोले ऐसा कभी मत करना यार, तुम कैसा काम करता है तुम। दो लड़कियों ने डाल दिया मुझे, गंदा रोल मत करो तुम अच्छा लगता है आदमी। मैं डर गया, मैंने कहा अच्छा ऐसा करे। मगर फिर मुझे बुलाया ना प्रकाश मेहरा जी ने, ऐसा रोल है, एक डरपोक आदमी है जो बाद में है तो भीरू शुरू में, मगर बीवी उसको बोलती है तैयार हो जाता और फिर वो हो जाता है सीरियस। वो भी रोल किया। फिर एक पिक्चर आई थी बेमन प्रोडक्शन की चैताली, फिर ऋषिदा ने मुझे एक बदमाश गुंडे का रोल दिया, सायरा बानो के पीछे लगा रहता है। मगर दर्शकों ने कहा कि यार ये विलनिस रोल मत करो तो अच्छा है, मतलब तो फिर डिस्करेज किया, सीरियस रोल से मैं हट गया। लेकिन आपने जो उस वक्त पे आपकी चॉइस थी कि मतलब जैसे आपने कॉमेडी रोल्स करे तो एक मतलब टाइप कास्ट वाला बात थी, फिर आपने सीरियस रोल करा तो किसी ने कहा तू ऐसे आप ऐसे रोल मत करो। तो आपको उसमें लगा कि नहीं मेरे अंदर कला है, मुझे जो रोल करने हैं वो मैं करता चला जाऊं, या आपने वक्त की उस वक्त पे आपको लगा कि नहीं अब मुझे इस रोल में थोड़ा रुक जाना चाहिए, अब मुझे नहीं सिर्फ कॉमिक रोल्स की तरफ जाना चाहिए, कुछ ऐसा लगा आपको वक्त के चलते? लगा था, मगर फिर क्या हुआ, मुझे गुजरात से बहुत बड़ी हेल्प हुई। एक विजय भट्ट साहब थे, उन्होंने मुझे बोला ऑटो रिक्शा वाले का रोल करना है। तो मैंने कहा सर मैं गुजराती तो आती नहीं। बोले तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम राजस्थान से हो, कट्ठे जाए छे यहाँ क्या जाए छे जी, मैं शू छे वो क्या छे, इतना ही है, डोंट वरी। तो ऑटो रिक्शा वाला के बोले कैसे बोलेगा, ऐसे बोलेगा टूटी फूटी, कोई बात नहीं। पिक्चर का नाम माँ बाप, पिक्चर हो गई हिट जी, लीडिंग रोल। उसके बाद 18-20 फिल्में सिल्वर जुबली मैंने की, 10 सिल्वर जुबली और 100। तो उससे भी एनकरेजमेंट हुई मुझे रोल करने की। मगर हिंदी फिल्म वालों ने बोला कि नहीं यार हमको तो वही चाहिए भाई। अच्छा, इसलिए फिर शोले से जो ट्रेंड शुरू हुआ, तो शोले के बाद आज तक मुझे शोले के डायलॉग हर जगह बोलने ही पड़ते हैं। तो सर जब हर जगह की बात आपने करी है तो फिर ये जगह भी कैसे छूटेगी, यहाँ पे भी आपको सुनाना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल है, बिल्कुल सर। देखिए इसमें सलीम जावेद जो राइटर थे उनकी तारीफ है और रमेश सिप्पी जी की तारीफ है। इन लोगों ने रोल को प्रिपेयर करवाया मुझसे। अच्छा, वर्ल्ड वॉर सेकंड की किताब दिखाई, हिटलर के पोस्ट दिखाए, फिर उनको तरह के कपड़े बनाए, कपड़े बना के जूते बनवाए, ब्रिग बनवाई, मूछें लगवाई, और कैसे चलेगा वो ये जेलर हिटलर की तरह देख के करते करते, और बोलेगा कैसे। हाँ, वो बुको की आपका अंदाज बिल्कुल अलग है, एकदम हिटलर से मैच करता हुआ। मतलब लाइक हमें लगा कि कैसे आपने करा होगा उस वक्त पर। उसका कारण ये हिटलर की आवाज आप दुनिया के हर फिल्म इंस्टीट्यूट में रखी गई है, ये बताने के लिए कि एक ऐसी आवाज जो पूरे मुल्क को भड़का सकती है जी। जान देने, जर्मनी के साल नौजवान उनकी आवाज पे भड़के देश के लिए अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो गए थे। अच्छा जी बिल्कुल सही बात है, सही जी जी। बिकॉज हिटलर की आवाज में वो था कम ऑन जी, हम आर्यन हैं, हम ये हैं, हम तो हमने वही पकड़ा, अटेंशन, हमने कहा अटेंशन, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हमारी जेल में सुरंग, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी हमारे पीछे आओ। हम जानते हमारे हुक्म के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हमारे जासूस इस जेल के कोने कोने फैले। हम जानते आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसलिए हर जगह से कुछ दिनों में हमारी बदली हो जाती है। मगर इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। हम जानते तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे हम नहीं सुधरे तो नौजवानों तुम क्या सुधरोगे। क्या हुआ सर, बहुत बहुत सर। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आई वुड रियली क्लैप, और हमारे सभी लिसनर की तरफ से, क्योंकि ये आपका वो डायलॉग है जिसके लिए हर बच्चा, हर जवान और हर फैमिली मेंबर सुनना चाह रहा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जानेंगे असरानी साहब से उनकी एक बहुत ही खास फिल्म का एक बहुत ही खास गाना मैं बताना जा रहा हूं, जो है सलाम मेम साहब से, और जो राज कपूर साहब से कहीं ना कहीं उन्हें जोड़ता है। तो पहले सुनते हैं इस गाने को, और इस गाने के बाद वापस आते हैं और ऐसी बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं और जानते हैं जिस बारे मैंने आपसे बात की थी कि 5 दशकों से वो जुड़े हैं, आने वाले इस गाने
गाने के बाद। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। तुमसे कहो इस राह का नीत न बदलेगा कभी। प्यास टूटा साथ छूटा चांद चमकेगा कभी। इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार से फिर क्यों डरता सीरीज 420 का ये गाना कहूं या सलाम मेम साहब का ये गाना कहूं, क्योंकि ये कह सकते हैं एक ही गाने में हमने दो ऐसे चेहरे देखे जो हमारे दिलों में हमेशा बसे रहते हैं, एक राज कपूर साहब और एक असरानी साहब। असरानी साहब, राज कपूर साहब के साथ जो कह सकता हूं आपका कुछ जो बॉलीवुड हिंदी फिल्म जगत सिनेमा में कनेक्शन रहा, और खास तौर पर इस गाने की मैं बात करूं तो उस वक्त पर ये गाना एकदम इतना डिक्टो शूट कैसे किया गया। अगर मैं हम कॉस्ट्यूम की बात करें, उस वक्त सेटअप की बात करें, तो अगर उससे जुड़ी हुई बात हमारे साथ शेयर करें आप। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, राज कपूर साहब जो थे जी, वो बड़े इंस्पायर्ड थे चार्ली चैपलिन से जी। और चार्ली चैपलिन एक ऐसा एक्टर था जो आप देख लीजिए कि उसको उनके बारे में कहा जाता था जी। कि फ्रंट रो में रिक्शे वाला जो बैठा है वो, और एंड में जो किंग बैठा है बालकनी में, दोनों एक सीन का जब आता था तो दोनों रोते थे एक साथ जी, और हंसते भी एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूनिवर्सल इमोशन का वो एक्टर था। उनसे इंस्पायर हुए राज कपूर, मैं भी उनसे इंस्पायर्ड था। ऑफ कोर्स मुझे लगा कि यार इस तरह की एक्टिंग कैसे कर सकते हैं डबल, मतलब है तो एक सीन है उसका, मैं भूल गया फिल्म में, जूते को एक पहाड़ पे फंसे हुए हैं, वो बर्फ गिरी हुई है, अब खाने को कुछ नहीं, जूते को चिकन समझ के खा रहे हैं, जूते को चिकन समझ के, और अवार्ड गोल्डन अवार्ड मिला उनको, उसको एक एक कील को जूते से निकाल के खा रहा है, ऐसा लगा हड्डी है, और कैसे रस ले रहा आदमी, और आदमी हंस भी रहा है, दर्शक रो भी रहा है कि यार खाने को कुछ नहीं है, देखो ये आदमी इस खराब टाइम में
बर्फ में फंसा हुआ है और कैसे एक जूते को चिकन समझ के खा रहा है। डबल इमोशन रेयर थी। राज कपूर साहब ने वो ट्राई किया, मैं भी उनसे इंस्पायर हुआ, तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करता हूँ। तो ये सलाम मिम साहब में एक पेटी बजाने वाला गेटवे ऑफ इंडिया पे लड़का है जो बनना चाहता है कि अंदर ताज वाले होटल में है क्या, 5 स्टार होटल में है क्या, अंदर जाना चाहिए। तो कैसे जाएगा, गाते गाते जाएगा। तो राज कपूर जी को मैं बल्कि मिलने गया उनसे कि सर आपसे इंस्पायर होकर मैं कर रहा हूँ एक सीन, तो क्या ये थोड़ा गाने की परमिशन मिल सकती है? मुझे बताओ सीक्वेंस का। मैं समझा तो ठीक है जाओ कर लेना। तो फिर वो उनसे मैंने गाने की परमिशन ली, वैसे ही कपड़े बनवाए, वैसे ही पहन के अंदर घुस गया होटल। तो ऐसा लगा कि एक सड़क पे चलने वाला जैसे सीरी 420 में था या आवारा में था, एक कॉमन मैन एक अंदर ड्रीम देखता है जाने की। वो चार्ली चैपलिन ने, आपको बताऊं सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि कॉमन मैन की पहचान कराने वाला दुनिया में एक ही एक्टर है, चार्ली चैपलिन। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर ये तो हमें बहुत ही खूबसूरत बात आपने हमें बताई। एक बात और जानना चाहेंगे कि जिस तरह वक्त बदला है, 5 दशकों में बदलाव हुआ है, हर दशक में बदलाव होता है, अब एक इंटरनेट की दुनिया भी आ गई है, उसका हिस्सा भी रहे हैं। तो 2 सवाल एक साथ पूछता हूं कि जो वक्त के साथ बदलाव हुआ है उसमें आपने क्या फील किया है कि उस वक्त पे जो शूटिंग होती थी, उस वक्त पे किस तरह की स्क्रिप्टिंग होती थी वो, और आज आपने जब रूममेट जो किया है उसके बारे में कि उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा? परमानेंट रूममेट ये वेब सीरीज बनी थी। देखिए बात क्या है, टेक्निक चेंज हुई है वरना इमोशन सेम है। अगर पिछले 5 दशक में किसी के दुख का समाचार देना था कि तुम्हारी माँ नहीं रही, तुम्हारा बाप नहीं रहा, या तुम प्रेमी से बिछड़ गए, तो वेब सीरीज में भी आप हंसेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल, बिछड़ने का एक्सप्रेशन देना ही पड़ेगा। हाँ, टेक्निक ये है कि पिछले वक्त में रील जो फिल्म की थी उससे बनती थी बड़ी मोटी बड़ी रील, जिसको वेस्ट करना बड़ा मुश्किल था। अब क्या हो गया, डिजिटल में क्या हो गया, आप करते रहो, घंटे भर करो, 2 घंटे, कभी आपको फिल्म की जरूरत नहीं है। प्लस इतना बड़ा जो हमको साउंड का, लाइटिंग का, ये सब ताम झाम इतना करना पड़ता था। वेब सीरीज में एक टेक्निक आ गई है जिसमें आप बिल्कुल घबराए नहीं, हर एक्टर के लिए आसानी है, बार बार उसको जितना करना चाहो कर सकते हो, और कोई वेस्टेज नहीं है, और बहुत सस्ते बन जाती है। बस टेक्निक का फर्क, और कुछ नहीं है। इमोशन सेम है, कॉमेडी सेम है, रोना सेम है, डांस सेम है, वो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात की सर। इसके अलावा एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि आपके अभी एक्टिंग स्कूल है सर, आपका इतना सारा जो आपने एक्सपीरियंस जो तकरीबन 50 सालों मिले एस ऑफ आर्ट से, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। और निकाह फिल्म का एक मैं गाना प्ले करता हूँ, और उस गाने के बाद में इस गाने से जुड़ी बातचीत और उनके एक्टिंग स्कूल के बारे में जानेंगे इस गाने के बाद। दोस्तों बने रहिए, आपका दोस्त KAITHND बना हुआ है असरानी साहब के साथ। तो भूलिएगा मत, हमारे स्टेशन के बारे में और भी चीजें आप जानने को मिलेंगी आपको, और इस शो से जुड़ी कुछ खास तस्वीरें आप जानेंगे असरानी साहब के पेज से। फिलहाल सुनते हैं इस गाने को। चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में, चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में, हाँ चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में। अरे जी चाहता है आग लगा दूं नकाब में, जी चाहता है आग लगा दूं नकाब में। जाती वरना आग तुम्हारे शबाब में, लग जाती वरना आग तुम्हारे शबाब में। हम हुस्न के परवाने जलने से नहीं डरते, हम हुस्न के परवाने जलने से नहीं डरते, अंजाम मोहब्बत की परवाह नहीं करते, अंजाम मोहब्बत की परवाह नहीं करते। एक बार ही देते हैं दिल अपना हसीनों को, एक
एक बार ही मरते हैं 100 बार नहीं मरते। एक बार ही मरते हैं 100 बार नहीं मरते। परवाने से पहले जली और परवाने के साथ जली, वो तो जला बस पल दो पल को, शम्मा तो सारी रात जली। एक परवाना जला, इस कदर शोर मचा, शम्मा चुपचाप जली, लब पे शिकवा न गिला। क्या है जलने का मजा, उससे पूछो जरा, क्योंकि परवाने को जल जाना हमने ही सिखाया है। परवाने को जल जाना हमने ही सिखाया है। वो तब ही जला हमने जब खुद को जलाया है। वो तब ही जला हमने जब खुद को जलाया है। आशिक की जान इश्क में जाने से पेशतर, अरे खुद हुस्न डूबता है वफा के चनाब में। खुद हुस्न डूबता है वफा के चनाब में। चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में। गर हुस्न नहीं होता ये इश्क कहाँ होता। गर हुस्न नहीं होता ये इश्क कहाँ होता। फिर किससे वफा करते, फिर किसका बयां होता। फिर किससे वफा करते, फिर किसका बयां होता। तकरार से क्या हासिल कुछ भी न हुआ होता। तकरार से क्या हासिल कुछ भी न हुआ होता। तकरार से क्या हासिल कुछ भी न हुआ होता। गर तुम न हंसी होते, गर मैं न जवां होता। अगर तुम न हंसी होते, घर मैं न जवां होता। जिस रोज से इस हुस्न का दीदार किया है, बस प्यार किया प्यार किया प्यार किया है। ये झूठ है कि तुमने हमें प्यार किया है, हमने तुम्हें जुल्फों में गिरफ्तार किया है। हमने तुम्हें जुल्फों में गिरफ्तार किया है। तुम हुस्न हो हम इश्क हैं। जी हाँ, इस तरह की कव्वाली अगर आपको याद दिलाती होगी तो असरानी साहब के ऊपर जब फिल्माई गई थी तो मेरे ख्याल से आपकी वो यादें ताज़ा हो गई होंगी। मैं इस तरह हमेशा कहता हूँ कि सेकंडों की इकाई जुड़ी हुई है मिनटों से, और हमारी इकाई जुड़ी हुई है इस वक्त असरानी साहब से और खास तौर पे ऑल इंडिया के सभी लिसनर से। सर, अगर बात करें इस फिल्म के बारे में, सलमा आगा जी के साथ में ये फिल्म आपने की, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में, निकाह फिल्म, तो उस दौर के बारे में जब आपके ऊपर कव्वाली फिल्माई गई, तो कुछ ऐसी बात जो हमारे लिसनर शेयर करना चाहें आप। हाँ, ये एक्चुअली क्या हुआ कि ये रोल थोड़ा याकूब टाइप था। याकूब पुराने एक्टर थे ना, जी जी, जो बीच में आते थे कॉमेडी करते करते, एक विलेनिक्स लुक देते थे। तो बी.आर. चोपड़ा साहब को लोगों ने बोला कि नहीं सर, ये असरानी के बस का रोग नहीं, आप ये रोल उसको मत दीजिए आप। पूरी टीम जो उनकी थी, उनके उसमें सब लोग थे जो राइटर वगैरह भी थे। तो चोपड़ा साहब ने बोला, अरे एक लड़की को पेश कर रहा हूँ मैं, नई लड़की, ये सलमा आगा, और बाकी तो राज बब्बर वगैरह सब थे उसमें। तो चोपड़ा साहब को लगा, पता नहीं मुझे कैसे उनको कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने सबकी खिलाफत को रिजेक्ट कर दिया, राइटर की, अपने दूसरे प्रोडक्शन टीम की। बोले असरानी करेगा और मैं करवाऊंगा इससे। और मैं उनका कॉन्फिडेंस देख के मुझे लगा मुझे करना चाहिए, और फिल्म चल गई। गोल्डन जुबली उस जमाने में निकाह, और सारा मुस्लिम समाज ने हाथों हाथ उठा लिया सलमा आगा को। मैं जहां भी गया मेरा स्वागत किया, बोले आला साला बदमाश याकूब का बेटा। तो वो भी अच्छा रहा मुझे। तो ये एक डायरेक्टर का, देखिए बात क्या है, एक डायरेक्टर का जब एक्टर में कॉन्फिडेंस होता है, एक विश्वास होता है, यकीन होता है, जैसे ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार साहब, शक्ति सामंत, साउथ के कई डायरेक्टर इतने बड़े बड़े थे, अपने एल.वी. प्रसाद, ओम प्रकाश, मोहन कुमार, इन लोगों में, बासु चैटर्जी, तरुण मजूमदार कलकत्ता के, जिन्होंने मुझे अवार्ड मिला बाले के बदू में, इन लोगों को जब लगा कि एक्टर में फेथ होता है तो एक्टर करेगा, अपने आप ही करेगा।
बिल्कुल, और आपको अवार्ड भी मिला, फिल्म फेयर अवार्ड बालिका बधू मिला। आज की ताजा खबर के लिए मिला, खबर है। नमक हराम के लिए नॉमिनेशन में आए, अभिमान में नॉमिनेशन हुए, बिल्कुल। और एक श्यामा सुदर्शन अवार्ड था दिल्ली में अनहोनी पिक्चर के लिए मिला। जी। तो ये सब उस वक्त बहुत अवार्ड, बहुत आजकल तो ऐसा हो गया कि अवार्ड 2 रुपए किलो बिकते हैं जी, जहां भी जाइए। कौन बल्कि आके पूछते हैं कौन सा अवार्ड चाहिए तुमको, कौन सी फिल्म में चाहिए भैया। हमने कहा नहीं, बोले मैं बोरीवली लायंस क्लब से हूँ, वहां से दे दूं। हमने कहा नहीं चाहिए, कांदेवली दे दूं, कहाँ से। ऐसे हो गए अवार्ड। उस वक्त अवार्ड की वैल्यू थी, क्योंकि अवार्ड के पीछे डायरेक्टर का फेथ था। और जब भी ये फेथ हुआ, अगर हम देखें तो आपने जैसे एक आलाप के अंदर गाने भी गाए, और देखिए सिचुएशनल है, आपके ऊपर विश्वास जताया तो आपने उस फिल्म में तब तो गा पाया। उसके बाद जिंदगी में नहीं गाया आज तक, गा भी नहीं सकता। अरे सर, हमने तो जो भी सुना, अब जितने भी लिसनर्स हैं उन सबने जितना भी सुना है बहुत ही बखूब है। और आपकी एक गाया हुआ गाना जो है बिनती सुन लो मेरी, वो भी सुनेंगे, लो मोरी, जो वो भी आलाप का ही है। लेकिन इसके साथ में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आपके एक्टिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, जो मेरे ख्याल जितने भी इस समय नौजवान सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से वो इस बात को गौर से सुने कि अगर आपके अंदर तालीम आप सही जगह से सही तरीके से हासिल करते हैं तो आप अपना जो विश्वास है एक्टिंग के अंदर पूरा पा सकते हैं। इसके बारे में और जितनी भी डिटेल है मैं चाहूंगा असरानी साहब शेयर करें। नहीं, मैंने एक मोमेंट पे आके जैसे सोचा था कि मैं लाइन चेंज कर दूं, जैसे मैंने एक्टिंग से डायरेक्शन में चला गया था, डायरेक्शन के बाद फिर एक्टिंग में आ गया, तो मुझे एक मोमेंट पे ऐसा लगा कि मैंने सोचा एक जेन्युइन जगह लो जहाँ पे एटमॉस्फेयर बिल्कुल अच्छा हो, और जो मेरे फिल्म शूट का एक्सपीरियंस है 12 साल 10 साल का, जिसमें जितने एक्टर आप आज हिंदी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिनके नाम लिए मैंने, शत्रुघ्न सिन्हा से लेके शमा आदमी तक, इवन प्राइवेट मनमोहन देसाई के एक लड़की को मैंने कोच किया, नासिर हुसैन साहब के एक तारिक नाम का लगा था, उसको कोच किया। तो मुझे लगा ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे मुझे जो सीखा हुआ है वो दूसरे जो बेचारे न्यू कमर्स है उनको देना चाहिए, तो इसलिए मैंने इंस्टीट्यूट खोला है। लेकिन फिलहाल एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग मैं वापस से प्ले करने जा रहा हूं, जो है मछुआ, और मेरे ख्याल से इस वक्त मुरारी सर जो मैं कहूंगा बड़े प्यार से, और सुनते हैं इस गाने को। जीतेंगे बाजी, माझी हो माझी, जीतेंगे बाजी। मछुआ ओ मछुआ, आज दरिया में बड़े बड़े मगर दिखाई पड़े, नए नए कछुआ। मछुआ ओ मछुआ, जीतेंगे बाजी। हम बड़ों से सुनते आए, बड़ी मछली छोटी को खाए। हम बड़ों से सुनते आए, बड़ी मछली छोटी को खाए। जिस मछली को राम बचाए, उसे कोई न छेड़े सताए, उसे कोई न छेड़े सताए। मछुआ ओरे मछुआ, आज दरिया में बड़े बड़े मगर दिखाई पड़े, नए नए कछुआ। मछुआ ओरे मछुआ, आज खुल गया जन्नत का रास्ता। चंदा मेरे चंदा, हमें मिल गया सुख का रास्ता।
खुल गया जन्नत का रास्ता। जम के बरसेगा पानी, जम के बरसेगा पानी, काली घटा से बोले पवन पछुआ पछुआ। वेलकम बैक दोस्तों, मेरे ख्याल से बैक टू बैक आप गानों को एंजॉय कर रहे होंगे दोस्त KAITHHAND यानी के थांदा के साथ। और वक्त की रफ्तार कहती है कि वक्त चाहे कितनी जल्दी गुजरे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ऐसे हसीन पल जिंदगी में जुड़ते हैं तो ये हमेशा हमेशा के लिए यादगार दिनों में तब्दील हो जाते हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं असरानी साहब। असरानी सर, बात करेंगे, अभी हमने 90s के बारे में बात की, 80s के बारे में बात की, 70s के बारे में बात करी, 2000 के बाद में भी आपने जो वक्त के साथ में कई सारी फिल्में की प्रियदर्शन साहब के बारे में, उस एक्सपीरियंस के बारे में अगर आप हमें कुछ बताएं। प्रियदर्शन जी भी एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो मलयालम में बड़े फेमस रह चुके हैं जी। उनकी पहली फिल्म थी एक मुस्कुराहट, उसमें मैं नहीं था, मगर सेकंड फिल्म थी गर्दिश जिसमें अमरीश पुरी थे, जैकी श्रॉफ थे। तो मैं उन्हें वहां से मेरा काम शुरू हुआ उनके साथ। वो गर्दिश से लेके एंड तक, दे दमादम, मिर्च मसाला, ये कम से कम 12 फिल्में उनके साथ मैंने की, एंड तक उन्हें की। क्या बात है। और वो भी ऐसे डायरेक्टर हैं जो बहुत क्लियर कट है और बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें है जी। और कैरेक्टर पे बहुत ह्यूमन, उनकी स्टडी जो ह्यूमन नेचर की है वो बड़ी कमाल की है। तो जो भी कैरेक्टर आप देखेंगे फालतू नहीं नजर आएगा। बिल्कुल। तो इसलिए हेरा फेरी ये वो सब करते करते उनको भी मैं मानता हूँ, ऋषिकेश मुखर्जी मुझे बोले कि यार ये आदमी बिल्कुल वैसा जैसे मैं एडिटिंग करता हूँ वैसा ही करता है। उनकी विरासत एक फिल्म आई थी जी। तो उनको अवार्ड मिला था बेस्ट एडिटर एंड डायरेक्टर। तो उनके साथ एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा काम करने का। उसके बाद तो फिर और फिल्म भी आई, धमाल एक फिल्म आई, मैंने रोहित शेट्टी के साथ काम किया था, बोल बच्चन। उसके बाद आर राजकुमार, प्रभु देवा, लखनऊ में शूटिंग करके आया हूँ। एक अग्निदेव चटर्जी हैं, बंगाली, मराठी, गुजराती, सब करते करते अब ऐसा हो गया कि अब मैं वापस देना चाहिए हमारे नौजवानों को जो मैंने सीखा। झटपट घूंघट खो, झटपट घूंघट खोल, खोल मुखड़ा दिखा हसीना। झटपट घूंघट खोल, खोल मुखड़ा दिखा हसीना। झटपट घूंघट, झटपट घूंघट, झटपट घूंघट खोल। अरे किसके संग मत बोल हसीना, इसके संग मत बोल हसीना, ये है बड़ा कमीना। झटपट घूंघट खोल, खोल मुखड़ा दिखा हसीना। झटपट घूंघट, झटपट घूंघट, झटपट घूंघट खोल, खोल, झटपट घूंघट खोल, झटपट घूंघट खोल, झटपट घूंघट खोल। कितना प्यार किया था, तूने कितना प्यार किया था, पहले भी एक धोबन से। अरे भूल गया? याद है, याद है। तुझको कितनी मार पड़ी थी, तुझको कितनी मार पड़ी थी मेरी एक पड़ोसन से। याद है ना? हाँ याद है, याद है। रहना पड़ा अस्पताल में तुझको, रहना पड़ा अस्पताल में तुझको पूरा 1.25 महीना। झटपट घूंघट खोल, खोल मुखड़ा दिखा हसीना। झटपट घूंघट, झटपट घूंघट, झटपट घूंघट खोल।
और है डांस नहीं, तेरा कोई चांस नहीं। ये कुछ और है डांस नहीं, अरे तेरा कोई चांस नहीं। छोड़ के तू सुर ताल न चल, कौवे हंस की चाल न चल। जोश जवानी तुझे तला, अरे बुढ़ा घोड़ा लाल लगाम। अरे ये बात है, फिर देखो दिखा। सर ये कहना चाहूंगा, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया ऑल इंडिया रेडियो के लिसनर से कनेक्ट करने के लिए, और आज का दिन जो आपने यादगार बनाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कभी आपकी जिंदगी का भी कोई ऐसा यादगार पल ऑल इंडिया रेडियो के साथ रहा हो मुंबई में, तो आप बताना शेयर चाहें? मैं बताता हूँ आपको, वो जो चेला मुरारी की कहानी वो सच्ची है। मैं बॉम्बे जयपुर से चल के आया ट्रेन में, यहाँ उतरा, एक मेरे कोई रिश्तेदार थे, मैं मामून का ठहरा, तो अब सरवाइव कैसे करें जी। तो फिर मैं चिट्ठी लेकर आया था जयपुर से रेडियो स्टेशन की जी। वहां से चिट्ठी मैंने बम्बई रेडियो स्टेशन पे दी। अरे बोले तुम तो बचपन के कलाकार हो भाई, आ जाओ जमा करो। मैं बताऊं आपको, बम्बई में उन दिनों पूरा साल मैंने सरवाइव किया ऑल इंडिया रेडियो से। बम्बई आकाशवाणी 1959 में और 60 में वापस चला गया, जैसे गाँव का लड़का वापस चला गया था। बट मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे का भी, जयपुर का फोर्स एंड फिल्म इंस्टीट्यूट जो INB मिनिस्ट्री का है, जो मुझे आज आप सामने देख रहे हैं, और आपके नौजवान दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड केस वेरी नाइस, जुबेर खान साहब जो हेड हैं प्रोग्राम के, और मेरे नौजवान दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना, और मैं चाहता हूँ आप आए, मुझे मेरे साथ दें और मैं आपके साथ आगे चलूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों इसी वक्त के साथ मैं कहता हूँ असरानी साहब का एक गाना मैं आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया ऑल इंडिया रेडियो से कनेक्ट रहने के लिए। मेरे शेर, ये चल वो चल चल रे, चल 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 रे, चल चल ये बिनती, अरे बिनती सुन ले तनिक नटे खट गोरी मोरी, बिनती सुन ले तनिक नट खट गोरी मोरी, पीछे बजरिया न कर जिया चोरी गोरी, पीछे बजरिया न कर जिया चोरी गोरी। बिनती बेटा जरा सुर में चल, ओह ताल में ताल में। पे चढ़ा बैठा गोकुल का छोरा, पेड़ पे चढ़ा बैठा गोकुल का छोरा, देखो पेड़ पे चढ़ा बैठा गोकुल का छोरा, देख के ऐसे न तोड़ दिया मोरा, देख के ऐसे न तोड़ दिया मोरा। मैंने तो नहीं फोड़ी, मैंने तो नहीं फोड़ी, मैंने तो नहीं फोड़ी गागरिया। आकाशवाणी की बड़ी बहन, अब हम चलते हैं, राम राम। तो दोस्तों ये थी मुलाकात जाने माने हास्य अभिनेता असरानी से। इनसे बातचीत की केत हांडा ने। आज के लिए इतना काफी है, अब तुम लोग जा सकते हो, चलो। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से इजाजत, नमस्कार। उजाले उनकी यादों के।